स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। आपको बता दें, ग्राउंड रिपोर्ट में हमारा मकसद उस जमीनी हकीकत से आपको रूबरू कराना है जिसको सिस्टम दबाने की कोशिश करता है। आज हम उस हकीकत के साथ ग्राउंड रिपोर्ट में दो जगह लखीमपुर खीरी और रायबरेली की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। कोरोना काल ने न जाने कितने लोगों को निगल लिया। अपनों से अपने बिछड़ गए। त्रासदी में हजारों लोग मौत का शिकार हुए हैं। कोरोना के दूसरे फेज ने लखीमपुर जिले के हजारों लोगों पर जो कहर बरपाया, उसमें सैकड़ों ऐसे परिवार हैं जहां एक के घर में तीन तीन लोगों की मौत हुई है। पूरा परिवार इस त्रासदी का शिकार हुआ है। लखीमपुर जिला मुख्यालय से सटे ग्राम झसिया में अप्रैल और मई के महीने में लगभग 20 लोगों की मौत हुई है। उनमें से अधिकांश लोग कोरोना के लक्षण के चलते, सांस की परेशानी के चलते और तेज बुखार में मौत का शिकार हुए हैं। हमारे संवाददाता आमिर रजा ने ग्राउंड रिपोर्ट पर जाकर हालात का जायजा लिया और लोगों से बातचीत की। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। दो लोग मर गए हैं, सास ससुर। अगे ससुर खत्म भे न के सास अस्पताल खुले को नहीं रहे तो घर इलाज भई रहे। और कोई गांव में? हाँ, गांव में बहुत लोग खत्म भे रहे, 10-15 जने। यहाँ घर में तो 3-3 जने खत्म भे रहे। माँ के जो है बुखार आ गया था तो उनको हमने जिला अस्पताल ले गए थे। वहाँ जो है बस 24 घंटे में मेरी माँ खत्म हो गई है। वहाँ कोई जो है ऑक्सीजन, कोई दवा का इलाज नहीं हुआ, बस सिर्फ 2 बोतल चढ़ाया था, बस मेरी माँ खत्म हो गई। कोई उसका जो है जांच नहीं हुई है। और गांव में कौन लोग खत्म हुए? गांव में बहुत लोग खत्म हो गए। गांव में कितनी मौतें हुई? गांव में 17-18 मौतें हुए थे। क्या माहौल था? यहाँ का माहौल बहुत खराब था। यहाँ से क्षेत्र के लोगों में सनसनी फैल गई थी। कुछ लोग आने से भी डरते थे। कोविड की महामारी का फेज 1 और फेज 2 गुजर गया है, लेकिन इस जो तूफान आया था कोविड का, उसने अपने पीछे तमाम तबाही के निशान छोड़े हैं। मैं इस वक्त खड़ा हूं लखीमपुर के एक झसिया गांव में। उस परिवार से अभी आपको रूबरू कराता हूं, जिस परिवार के पहले उस परिवार के उनके मां ने कोविड के चलते मौत का शिकार हुई। उसके बाद उनकी बहन जो उनकी खबर सुनकर उनके घर आ रही थी वो भी मौत का शिकार हो गई। उसके बाद ये सदमा उनके पिता भी नहीं सह पाए और तीनों लोग मौत का शिकार हो गए। अप्रैल को और उनका जो इलाज चलता रहा शेखर हॉस्पिटल में। डेथ हो जाने के बाद मुझे पता चला कि उनको कोविड था और कोविड का भी ट्रीटमेंट होता रहा। और इसके चलते भी कोई भी कर्मचारी यहाँ मेरे घर पर नहीं आया। फिर उसके बाद सिस्टर की कैसे खत्म? सिस्टर को पता चलते उनकी डेथ हो गई और फिर पापा जी जो है उनको ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए, उनकी भी डेथ हो गई। तो उसके बाद अभी तक कोई सरकारी मदद है? सरकारी मदद कोई अभी तक नहीं मिली। गांव के 15-16 लोग मौत का शिकार हुए। इनके परिवार के ही 3 लोग अकाल मौत का शिकार हो गए। सरकार दावे तो बहुत करती है कि जो कोविड से जो लोग मौत का शिकार हुए हैं उनके परिजनों को मदद की जाएगी, लेकिन यहाँ पर जमीन पूरी तरीके से शासनिक अधिकारी तक जानने पहचानने या इनकी हालचाल लेने के लिए नहीं आया है। लखीमपुर से के न्यूज के लिए आमिर रजा। जहां एक तरफ सरकार स्वच्छ भारत मिशन व स्वच्छता को बढ़ावा दे रही है, वहीं धरातल पर इसका कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। अभी हाल ही में जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया और गंदगी देख मुख्य चिकित्सा अधिकारी को फटकार लगाई। वहीं कोरोना ने अब तक जिले में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 16,966 हो चुकी है। 24 घंटे में सिर्फ 3 पॉजिटिव केस मिले, जबकि मरने वालों की संख्या 346 हुई है। तो कोरोना पॉजिटिव की गिरावट को देखते हुए सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक दुकानें खोलने के आदेश तो दे दिए गए हैं, लेकिन महाराजगंज ब्लॉक के अंतर्गत घरौना में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का के न्यूज के संवाददाता ने रियलिटी चेक के दौरान जायजा लिया। आपको दिखाते हैं।
जिस तरह केंद्र सरकार व प्रदेश सरकार हो, कहीं न कहीं जो स्वास्थ्य मिशन या स्वच्छ भारत मिशन के दावे जरूर कर रही हो, लेकिन वहीं अगर बात करें तो अभी कल ही जो है जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया था, जिसमें वहां की गंदगी को देखकर वो भड़क भी उठे और वहां के सीएमओ डॉक्टर वीरेंद्र को जमकर फटकार लगाई थी। उसी को लेकर के आज हम जो है महाराजगंज ब्लॉक स्थित एक घरौना पड़ता है, वहां पे एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना है और वहां का हम आज रियलिटी चेक कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये ओपीडी कक्ष है, यहाँ पे जो इमरजेंसी में डॉक्टर बैठते हैं वो यहाँ के मरीजों को देखते हैं। और चलेंगे डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे कि आखिर इस तरह यहाँ पे जो भी व्यवस्थाएं हैं और कितने लोगों का स्टॉक यहाँ पे मौजूद है और वो लोग जो लोग हैं यहाँ पे वो कितने लोगों का इलाज भी कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब से थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अनिल त्रिपाठी जी है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कितने लोग इस समय प्रेजेंट टाइम पर है। कुछ लोगों का जो कोविड में ड्यूटी लगी है, लेकिन जो यहाँ के प्रभारी डॉक्टर अनिल त्रिपाठी जी हैं वो इसकी पूरी जानकारी देंगे। 7 लोगों का स्टाफ है, हाँ? साथ में 2 डॉक्टर हैं, एक फार्मासिस्ट है, एक एनएमए है, एक जो है एलए है, लैब अटेंडेंट, एक वार्ड बॉय है। तो सब कहीं न कहीं और परिसर में अगर देखा जाए तो पशुओं का आना, पशुओं का उठना, पशुओं का बैठना और परिसर की जो यहाँ पे गंदगी जो झाड़ झूड़ है, इसमें कहीं ना कहीं जो जहरीले जंतु वो भी आ सकते हैं जी। तो ये इसकी सफाई को लेकर के क्या कहेंगे आप? वैसे अपने स्तर पे सफाई कराई जाती है बराबर, जब जब समय मिलता है उसको किया जाता है, लेकिन अभी यहाँ पे अभी सफाई कर्मी नहीं है कोई इस समय वर्तमान में, लेकिन जो भी होता है अपने स्तर से जितनी सफाई हो सकती है उतनी कराई जाती है। परिसर को साफ रखा जाता है और ये देहात का माहौल है, ऐसे में जरा जैसे गेट खुला रह जाता तो उसमें जो है बाहरी जानवर भी आ जाते हैं, हाँ? तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत गंदगी और कर जाते हैं। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ पे जो बाहर परिसर में झाड़ है और यहाँ पे जो थोड़ी बहुत गंदगी भी है वो कहीं ना कहीं यहाँ सफाई कर्मी न होने की वजह से हो जाएगी। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि यहाँ के जो व्यवस्थाएं हैं, जो यहाँ पे 4th क्लास का साफ सफाई है उसकी नियुक्ति करना अनिवार्य है, जिससे कि यहाँ की और ज्यादा व्यवस्थाएं अच्छी हो सके। मनीष अवस्थी के न्यूज रायबरेली। प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मिशन जो स्वच्छता अभियान है उसको लेकर के कहीं ना कहीं जागरूक करने का प्रयास कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ग्राउंड जीरो पर देखा जाए तो जो हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल है उनमें सफाई की बात करें तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो सफाई है, यहाँ ये सामुदायिक एक केंद्र बनाया गया, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये महाराजगंज ब्लॉक के अंतर्गत आता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पे झाड़ झूड़ दिख रही है इसमें कहीं ना कहीं जो जंगली जानवर है उनका प्रवेश होना एकदम निश्चित बताया जा रहा है। अगर देख सकते हैं कि सामने देखेंगे तो एक गाय भी आपको यहाँ चरती मिलेगी, जो कि यहाँ पे एक दुर्भाग्यवश है कि जो यहाँ की गंदगी है, जो साफ सफाई है, लेकिन बात करें अगर यहाँ की जो बनी बिल्डिंग है वो कहीं ना कहीं उस पर काम चल रहा है। अगर देखने वाली बात ये है कि जो ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ पे कितने लोग तैनात हैं और उन जो तैनात लोग हैं उनमें क्या कौन कौन से 4th क्लास के या कई ऐसे अन्य लोग भी हैं, उनकी भी यहाँ पे पड़ताल करेंगे। मनीष अवस्थी के न्यूज रायबरेली। तो ग्राउंड रिपोर्ट में हमने आपको 2 जगह की तस्वीर दिखाई, एक तो लखीमपुर खीरी की तस्वीर, दूसरी रायबरेली की तस्वीर। जिस तरह से रायबरेली की तस्वीरें आपने देखी, एक तरफ सरकारें लगातार स्वच्छता अभियान को लेकर पूरे देश को जागरूक करती हुई नजर आती हैं। ऐसे में जब तमाम सरकारी दफ्तरों पर ही लोगों की नियुक्ति नहीं होगी, खासतौर पर सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं होगी, तो किस तरह से इस स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाया जाएगा और कितनी ईमानदारी से इस पर काम हो रहा है, ये देखने वाली बात होती है। इसके अलावा लखीमपुर खीरी की जब हम बात करते हैं तो वहां भी प्रदेश सरकार के दावे धरे के धरे रह जाते हैं। सरकारों के द्वारा लगातार इस बात का ऐलान किया जाता है कि गाँव में घर घर जाके टीमें लोगों की देखरेख कर रही हैं, कोरोना की टेस्टिंग से लेकर उनके बुखार की जांच तक तमाम सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। लेकिन जब ग्राउंड जीरो पर जाकर हमारे संवाददाता जमीनी हकीकत खंगालने का प्रयास करते हैं तो ऐसा कुछ भी जमीनी धरातल पर होता हुआ नजर नहीं आता। इन स्थितियों का हम लगातार जायजा अपने कार्यक्रम के माध्यम से लेते हैं और अपने दर्शकों के साथ ही साथ शासन प्रशासन को भी ये तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि कहीं ना कहीं इस ओर शासन प्रशासन की जो नींद है वो टूट सके और लोगों को कहीं ना कहीं इसका फायदा मिल सके। जो परेशानियों से वो जूझते हुए नजर आ रहे हैं, जो दिक्कतें उनके जीवन में पेश आ रही हैं, उसको लेकर कोई समाधान निकल सके। एक बार फिर से रुक करेंगे, हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष अवस्थी संवाददाता रायबरेली हमारे साथ बने हुए हैं और आमिर रजा संवाददाता लखीमपुर खीरी से हमारे साथ बने हुए हैं। आमिर, सबसे पहले आपके पास आएंगे। लखीमपुर खीरी की यदि हम बात करते हैं तो जिस तरह की तस्वीरें आपने दिखाई हैं कोरोना को लेकर,
जिस परिवार से आपने मुलाकात की थी, साथ ही साथ गांव वालों से जो मुलाकात की थी, ऐसे में उन गांव वालों का साफ तौर पर कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की कोई टीम वहां पर कभी पहुंची ही नहीं। जब इस तरह की बातें सामने आती हैं तो सरकार के दावों की न केवल पोल खुलती है, बल्कि यहां पर दुर्भाग्यवश लापरवाही भी प्रशासन की साफ तौर पर दिखाई देती है कि यदि जिस तरह से सरकारें आदेश करती हैं उस तरह से काम किया जाए, उसका कुछ % भी काम किया जाए, तो न जाने कितने लोगों को मौत के मुंह से बचाया जा सकता है। जी प्रियंका, बताएं कि जिस तरीके से जब के न्यूज ग्राउंड रूप जब ग्राउंड जीरो जी आमिर, आपसे संपर्क हमारा ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है, आपसे एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। इसी बीच मनीष का रुख करेंगे। मनीष, रायबरेली के जिस स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीरें आपने हमारे दर्शकों को दिखाई हैं, उस बारे में आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। स्वच्छता कार्यक्रम के तहत जिस तरह से सरकारें लगातार और दावा करती हैं, और इसी बीच आप दोनों को ही रोकेंगे, यूपी की राजनीति से इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। यूपी की राजनीति से बड़ी खबर। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 2022 के चुनाव को लेकर लगातार सियासी माहौल गरमाया हुआ है, चाहे हम भाजपा की बात करें या सपा की बात करें, लगातार पार्टी में बैठकों का दौर जारी है। साथ ही साथ कांग्रेस की भी आज बैठक हुई है। ऐसे में तमाम पार्टियां 2022 के चुनाव को लेकर लगातार एक्टिव मोड पर नजर आ रही हैं। यूपी की राजनीति को लेकर बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। और इसी बीच यूपी की राजनीति की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे थे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। तो तमाम बैठकों के बीच ये बड़ी खबर राजनीति की गलियारों से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। लंच के लिए गए थे, खाने पर बुलाया गया था, और राजनीतिक गलियारों में जिस तरह से इन तमाम बैठकों के साथ ही साथ घर पर डिनर से लेकर लंच तक के अलग अलग मायने होते हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा कि ये लंच किस तरह का मोड़ लेकर आता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, खासतौर से भाजपा की राजनीति को लेकर। जिस तरह से लगातार पिछले 1 महीने के दौरान दिल्ली से लेकर लखनऊ राजधानी भाजपा कार्यालय में लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसके साथ ही साथ आज भी लखनऊ के भाजपा कार्यालय में बीएल संतोष के साथ ही साथ प्रभारी राधा मोहन के साथ ही तमाम नेताओं की बैठक हुई। लगातार संगठन को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। माना जा रहा है कि 2022 के चुनाव को लेकर पार्टी को मजबूत करने के साथ ही साथ रणनीति भी लगातार भाजपा के नेताओं के द्वारा बनाई जा रही है, और यही वजह है कि दिल्ली से भी नेताओं का आवागमन आवाजाही लगातार बनी हुई है। ऐसे में आप ये काफिला भी देख पा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे थे, लंच पर पहुंचे थे। 1.5 घंटे तक लंच पर हुई चर्चा। यूपी की राजनीति की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बैठकों के दौर के साथ ही साथ भाजपा खेमे से बड़ी खबर आ रही है। केशव प्रसाद मौर्य के घर से निकले सीएम योगी आदित्यनाथ। बताया जा रहा है कि 1.5 घंटे तक लंच पर हुई चर्चा, और ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि किस तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं। इस चर्चा की जब बात आती है, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही साथ लखनऊ के भाजपा कार्यालय में बैठकों का दौर जारी है। आज सुबह भी हमने देखा था कि बीएल संतोष के साथ ही साथ प्रभारी राधा मोहन सिंह भी बैठक में मौजूद थे। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता उमेश मिश्रा जुड़े हुए हैं। जी उमेश, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरह से बैठकों के दौर के बीच ही सीएम योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे, बताया जा रहा है कि लंच पर पहुंचे थे, क्या कुछ मायने निकलकर सामने आ सकते हैं इस मुलाकात के? देखिए, आज बिल्कुल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो उनके अधीनस्थ डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे, और ऐसा अक्सर होता नहीं है, ये पहली बार हुआ है। हालांकि इसको लेकर कई वजह बताई जा रही है। जिस तरह से उनके बेटे की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बेटे की शादी हुई थी, उसमें पहुंच नहीं पाए थे। आज उनके घर पे लंच का कार्यक्रम था डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर, जहां पर संघ के कृष्ण गोपाल सहित
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए थे और लंच हुआ है। एक चीज साफ हो गई है कि जो अटकलें तमाम लगाई जा रही थी कि कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन अटकलों को पूरी तरह से विराम लगा दिया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और कहीं कहीं ये पहुंचकर इस चीज को भी तमाम जगह दिखाने की कोशिश की गई है कि सब कुछ ठीक ठाक है और कहीं कोई उपेक्षित नहीं है और हर व्यक्ति का सम्मान है और जो भी अधीनस्थ हमारे लोग हैं उनके साथ परस्पर हमारा संबंध अच्छा है। इस तरह की तस्वीरें हालांकि यहाँ पर देखने को मिली हैं कि जिस तरह से खुद उनके आवास पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, पार्टी संगठन के लोग पहुंचे थे। ये माना जा रहा है कि ये जो तस्वीर है ये बयां करती है कि सब कुछ ठीक ठाक है। जी बिल्कुल उमेश, आप हमारे साथ बने रहिएगा और इसी बीच आप सभी को दिखाते हैं, हमारे संवाददाता उमेश मिश्रा ने लखनऊ में स्थितियों का जायजा भी लिया था, दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। इस समय हम खड़े हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी लंच पे आए थे और माना जा रहा है कि जो तमाम पदाधिकारी हैं, संगठन के लोग हैं, वो आए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज खुद लंच पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर आए थे। एक चीज साफ हो गई है कि जो तमाम अटकलें थी उन अटकलों पे विराम लगाने की बात भी इस मामले में देखी जा रही है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर गए। हालांकि जो बात निकलकर सामने आई है कि उनके बेटे की जब शादी हुई थी उसमें न पहुंच पाने के कारण ये संगठन और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके घर गए थे और लंच हुआ है, खाना पीना खाया गया है। तो ऐसे में एक उत्तर प्रदेश की सियासत में एक तमाम वो जो अटकलें निकलती थी और तमाम लोग ये चीजें सामने आती थी कि मन मुटाव की बातें हैं, उस पे विराम लगा है। हालांकि सब कुछ ठीक ठाक है, इस बात की भी तस्वीर यहाँ पर देखने को मिली है। कैमरामैन रियाज के साथ उमेश मिश्रा के न्यूज लखनऊ। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे हैं, ऐसे में केवल इसे औपचारिक मुलाकात के साथ ही साथ राजनीतिक मायने भी इस मुलाकात के निकाले जा रहे हैं। देखना ये होगा कि अगले आने वाले दिनों में क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है। जिस प्रकार से लगातार भाजपा कार्यालय में दिल्ली से लेकर राजधानी लखनऊ तक लगातार बैठकों का दौर जारी है, ऐसे में देखना ये होगा कि क्या कुछ सामने निकल कर आता है। हमारे संवाददाता उमेश मिश्रा लगातार लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। जी उमेश, यहाँ पर आपसे जानकारी चाहेंगे। तो ये काफिला आप देख पा रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर से बाहर निकल चुका है। बताया जा रहा है कि 1.5 घंटे लंबी ये चर्चा चली है। लंच पर पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ और लंच के दौरान ही चर्चा भी हुई है। हालांकि संवाददाता ने ये भी जानकारी दी है कि इस मुलाकात के कई और मायने भी हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बेटे की शादी में नहीं पहुंच पाए थे सीएम योगी आदित्यनाथ, इस वजह से भी ये मुलाकात अहम मानी जा रही है। लेकिन उसके अलावा भी जिस प्रकार से लगातार भाजपा में संगठन को मजबूती को लेकर लगातार संगठन में बैठकों का दौर जारी है, ऐसे में यकीनन लंच के साथ ही साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी की गई है। 1.5 घंटे तक लंच पर हुई है चर्चा। ये न्यूज के साथ ही साथ हमारे संवाददाता की नजर लगातार इस पर बनी हुई और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान भी जुड़े हुए हैं। जी दुर्गेन जी, आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे कि ये जो मुलाकात अब हुई है, लगातार बैठकों का दौर तो पिछले 1 महीने से भाजपा में जारी है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ जब डिप्टी सीएम के घर पहुंचे हैं तो क्या कुछ मायने निकलकर सामने आ रहे हैं? प्रियंका, जो सारी चीजें हैं अभी लखनऊ का जो राजनीतिक घटनाक्रम है एकदम से बिल्कुल एक तरीके से घूम गया है, पूरा 90 डिग्री पर घूम गया है। और देखा जाए तो कुल मिलाकर जो पिछले 2-3 महीनों से यूपी के नेतृत्व को लेकर, सरकार को लेकर, संगठन को लेकर जो चीजें चल रही थी वो एक तरीके से उसमें विराम लग गया है। और अगर यूं कहा जाए कि जो गुट थे भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो अब एक तरीके से दोनों तरफ से सफेद झंडे फहरा दिए गए हैं, यानी शांति कायम कर दी गई है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इसमें संघ की बहुत बड़ी भूमिका है। अभी तक जो योगी आदित्यनाथ तमाम जो दिल्ली से आने वाले किसी बड़े नेता से नहीं मिले थे, अचानक कल जो
बैठक हुई है उनके योगी आदित्यनाथ के आवास पर। बीएल संतोष उसमें मौजूद थे, संघ के कुछ लोग मौजूद थे और जो वहाँ देखा जाए सुनील बंसल थे और राधा मोहन सिंह जो प्रभारी हैं यूपी के वो थे। तो कल जो करीब 3 घंटे 6 बजे से लेकर जो रात 9 बजे तक जो एक मैराथन बैठक चली संघ, संगठन और सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ के बीच में, वहाँ EB का दोनों डिप्टी CM भी मौजूद थे और ये सब सारी चीजें कल एक भूमिका बनाई गई और संघ के नेताओं को जो संघ का शीर्षतम नेतृत्व है उन्होंने ये जिम्मेदारी दी कृष्ण गोपाल को। कृष्ण गोपाल, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो सह सरकार्यवाह कृष्ण गोपाल हैं, संगठन में तीसरे नंबर की हैसियत उनकी संघ में, और कृष्ण गोपाल संघ की तरफ से भाजपा को देखते हैं। तो भाजपा का जो हिसाब किताब है, जो लेखा जोखा है, वो कृष्ण गोपाल के पास रहता है। और ये भी कहा जाता है कि जो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनवाने में कृष्ण गोपाल की बहुत बड़ी भूमिका रही है, या यूं कहा जाए कि कृष्ण गोपाल के वीटो पर ही योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे। कृष्ण गोपाल ने जो वीटो लगाया उससे मुख्यमंत्री बने थे और वही कृष्ण गोपाल आज जब स्थितियां एक तरीके से लगी कि योगी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय नेतृत्व है उसके सामने भी उत्तर प्रदेश के कई नेता, जिसमें कम से कम आधा दर्जन सरकार के मंत्री हैं, और ये भी कहा जा रहा था कि इस पूरे घटनाक्रम को केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी CM वो हवा दे रहे हैं, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के दावेदार थे और उनकी जो एक तरीके से उनके सामने से थाली खींचकर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए थे। तो ये चीजें चल रही थी, पिछड़ों का दुहाई दी जा रही थी, ब्राह्मणों की नाराजगी की दुहाई दी जा रही थी। तो अभी 3 दिन से लगातार संगठन में जो विस्तार हुआ है, संगठन में फेरबदल तो नहीं कहेंगे लेकिन विस्तार हुआ है। संगठन में तमाम ब्राह्मण नेताओं को जगह दी गई है, महिला नेताओं को जगह दी गई, पिछड़ों अति पिछड़ों को जगह दी गई। जब संगठन का काम जब निपट गया तो अब सरकार के बीच जो अंतर विरोध है उसको निपटाने के लिए, उसे खत्म करने के लिए ये जिम्मेदारी कृष्ण गोपाल जी को शीर्षतम नेतृत्व ने दी। और जाहिर सी बात है कि कृष्ण गोपाल बीजेपी को देखते हैं तो वो एक उनकी बात को, मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी में किसी की हैसियत है उनकी बात को टालने की। जी बिल्कुल। तो दुर्गेश जी, यहाँ पर जिस तरह की स्थितियां सामने निकल कर आ रही हैं, ऐसे में ये तो तय हो चुका है कि 2022 का चुनाव एक बार फिर से CM योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। और जिस तरह की अटकलें बाजार में लगातार आ रही थी कि डिप्टी CM को लेकर पद से हटाया जा सकता है, प्रदेश अध्यक्ष के पद में बदलाव हो सकता है, ये चीजें भी निकलकर सामने होती हुई नजर नहीं आ रही। माना ये जा सकता है अब कि कहीं ना कहीं बीजेपी की जो रणनीति है वो बहुत ही गहरी रणनीति है और संगठन की मजबूती के साथ ही साथ 2022 के लिए अंदरूनी तौर पर पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि पार्टी को मजबूत बनाया जाए और जनता के सामने भी कहीं ना कहीं एक सस्पेंस बरकरार रखा गया है। निश्चित तौर पर देखिए प्रियंका, अगर बात की जाए फेरबदल की, डिप्टी CM के नेतृत्व की, तो ये 15 दिन पहले सारी चीजें क्लियर हो गई थी। जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली से बिल्कुल हंसते मुस्कुराते हुए लखनऊ लौट आए थे, उसी दिन तय हो गया था कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री रहेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। दूसरा सवाल तब तक था जब तक स्वतंत्र देव की एक पदाधिकारियों की सूची नहीं जारी की थी स्वतंत्र देव ने 4 दिन पहले, और जब वो पहली सूची जारी कर दी जिसमें डिप्टी CM के प्रबल दावेदार अरविंद कुमार शर्मा को संगठन में ले जाया गया, उन्हें उपाध्यक्ष बना दिया गया, उसके बाद सब कुछ साफ हो गया था न कि न सरकार का मुखिया हट रहा है न संगठन का मुखिया हट रहा है। ये संगठन सरकार के मुखिया की तो बात दिल्ली में ही तय हुई थी कि वो रहेंगे और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और वही चेहरा होंगे। लेकिन संगठन की बात थी कि संगठन में क्या स्वतंत्र देव हटेंगे, तो वो भी कुछ नहीं होने जा रहा है, क्योंकि स्वतंत्र देव और मजबूती के साथ में इस पूरे घटनाक्रम के बाद उभरे हैं और उनको योगी आदित्यनाथ का भरपूर समर्थन और साथ है और एक दूसरे के साथ मिलकर संगठन और सरकार की चीजों को देख रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यहाँ, बहुत बड़ी बात जो अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो कांटा, एक फांस फंसी हुई थी कि केशव प्रसाद मौर्य पिछड़ों के नेता हैं, तो पिछड़ों के नेता हैं, और ये बात कही जाती है कि केशव मौर्य ने भरपूर भारतीय जनता पार्टी को पिछड़ों का वोट दिलाया, ये बात कही जाती है। और जब केशव मौर्य के अध्यक्षी में, जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष थे उस समय 17 में, तब ये चुनाव लड़ा गया था, तो ये कहा गया था कि केशव मौर्य चेहरा हो सकते हैं, मुख्यमंत्री हो सकते हैं। और पिछड़ों में केशव मौर्य के जो करीबी लोग हैं या उनका जो खेमा ये बस बात को कहता है कि नहीं, पिछड़ों ने केशव मौर्य के चेहरे पर वोट दिया था और उनके साथ ये अच्छा नहीं हुआ है। तो इस तरह की चीजें जो सरकार में, संगठन में आ रही थी, सरकार में आ रही थी, बीजेपी के अंदर आ रही थी, और पहले दिन से जब 17 में योगी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की शपथ लेने के बाद
से ही केशव मौर्य और उनके रिश्तों को लेकर तरह तरह की बातें हुई थी। पंचम तल में मुख्यमंत्री का जो अखिलेश यादव का जो ऑफिस था उसमें केशव मौर्य की नेम प्लेट लगने का घटनाक्रम, उसके बाद फिर योगी खेमे से नाराजगी की खबरें और उसके बाद फिर दूरियां लगातार बढ़ती गई। ये पहला अवसर है प्रियंका जब 1.5 घंटे तक केशव मौर्य और योगी आदित्यनाथ एक साथ रहे हों। ये 5 साल में पहला अवसर है और ये जो योगी आदित्यनाथ उनके घर गए ये तो बिल्कुल अद्भुत है और ये केवल और केवल संघ में और कृष्ण गोपाल जी में ही मादा था कि योगी आदित्यनाथ को इसके लिए राजी करते कि वो केशव मौर्य के घर लंच पर आए। ये दूसरे में मादा नहीं था, साफ तौर पर ये स्पष्ट था। लेकिन ये जो सुलह सफाई से जो सारी चीजों को करने के लिए स्वयं कृष्ण गोपाल लखनऊ आए और उन्होंने कल रात में लंबी मंत्रणा योगी आदित्यनाथ के साथ की और उन्हें इस बात को लेकर राजी किया कि नहीं, आपको कल केशव मौर्य के घर जाना है। ये इसको एक आवरण पहनाया गया कि केशव मौर्य के बेटे की शादी थी, योगी आदित्यनाथ उसमें नहीं जा पाए तो उन्हें मौर्य ने निमंत्रित किया था। आज वो उसकी भरपाई के लिए वो उनके घर गए थे, कटसी काल थी। लेकिन ये बातें कटसी काल भी हो सकती है, लेकिन कटसी काल का आवरण इसे दिया गया था। लेकिन ये विशुद्ध राजनीतिक घटनाक्रम है, राजनीतिक मुलाकात है और दोनों को आमने सामने बैठा के संघ ने एक तरीके से पंचायत करा दी है। अब मुझे लगता है कि इसके बाद केशव मौर्य के पास भी कुछ कहने को बचा नहीं है और न ही योगी आदित्यनाथ खेमे के पास कुछ ऐसी कोई मन में उनकी कोई मलाल होना चाहिए। तो संघ की एक बड़ी भूमिका रही है और इस पूरे घटनाक्रम में संघ की भूमिका की वजह से मुझे लगता है ये विवाद, ये मसला बीजेपी के अंदर का जो अंतर विरोध है वो निपटता नजर आ रहा है। अब मुझे लगता है आज के बाद सारी चीजें एक तरीके से जो 2022 का चुनाव है उसके अनुरूप बीजेपी एक मजबूत तैयारी कर सकेगी। जी प्रियंका। जी बिल्कुल दुर्गेश जी, तो यहाँ पर संगठन में मजबूती देने के साथ ही साथ कहीं ना कहीं पुराने विवादों को भी खत्म करने का प्रयास भाजपा में किया जा रहा है, जो कि अब सफल होता हुआ नजर भी आ रहा है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लगातार लखनऊ से राजनीति के बड़े घटनाक्रम को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। लगातार लखनऊ में डिप्टी सीएम के आवास से हमारे साथ संवाददाता उमेश मिश्रा बने हुए हैं। जी उमेश, यहाँ पर आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरह से मुलाकात हुई है, सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला अब निकल चुका है। बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने केशव प्रसाद मौर्य के बेटे और उनकी नवविवाहित पत्नी को आशीर्वाद भी दिया है। लेकिन उसके अलावा भी आपसे जानना चाहेंगे कि इस बैठक के अलावा आरएसएस के कृष्ण गोपाल जिस तरह से लंच पर मौजूद थे, उनके साथ और कौन कौन से बड़े नेता थे जो इस लंच पर मौजूद थे और क्या कुछ सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है? देखिए खुद डिप्टी सीएम मौर्य के आवास पे ही खड़े हैं और इसी आवास के अंदर जो संगठन के पदाधिकारी हैं, बड़े पदाधिकारी हैं, चाहे कृष्ण गोपाल की बात की जाए या तमाम और संगठन के लोग हैं, वो यहाँ पर लंच किए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 सालों में इतना लंबा वक्त उनके घर पे दिए हैं। हालांकि ये बात भी कही जा रही है जिस तरह से उनके अभी हाल में डिप्टी सीएम के लड़के की शादी हुई थी तो उनके परिवार को आशीर्वाद देने आए थे और लंच का ये कार्यक्रम था। हालांकि जिस तरह से ये मुलाकात हुई है और काफी देर तक वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास पे रहे। कृष्ण गोपाल जी थे, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा थे, यानी दोनों डिप्टी सीएम थे और केशव जी के घर पे ये लंच का आयोजन था और जिसको आयोजन होने के बाद जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये जस्ट बगल में आवास है और इसी आवास में वो चले गए, अपने आवास चले गए हैं। तो अब जो इस डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने आवास के अंदर है और तमाम बताए जो सूत्र बता रहे हैं पार्टी के कि संगठन के अभी भी कुछ जो पदाधिकारी हैं वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास के अंदर। जी बिल्कुल उमेश, तो इस घटनाक्रम पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, जैसे ही कुछ अपडेट आएगा आपसे अपडेट लेंगे। इस जानकारी के लिए फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और लखनऊ से बड़ी खबर राजनीति को लेकर आपको बता रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य के घर पहुंचे थे सीएम योगी आदित्यनाथ। 1.5 घंटे लंच के साथ ही हुई है चर्चा और इसके साथ ही साथ बताया जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य के बेटे और उनकी नवविवाहित पत्नी को आशीर्वाद भी दिया है। फिलहाल देखना ये होगा कि इस घटनाक्रम के क्या कुछ सियासी मायने निकलते हैं। हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा जानकारियों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। पापा को मम्मी को, दादा को दादी को, चाचा को चाची को, मामा को मामी को, कोरोना को हराना है।
चलो टीका जीत का लगवाएं, कोरोना को हराएं। पूरे प्रदेश में निशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिक मुफ्त टीका लगवा रहे हैं। आप भी cowin.gov.in पर या जन सुविधा केंद्रों पर पंजीकरण करवाएं। शीघ्र ही टीका लगवाएं, सुरक्षा कवच बनाएं, लगवाएं टीका जीत का। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश।